हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। आई एम अलीम अख्तर, सोशोलॉजी टीचर एट फिलर फॉर्म। सो अभी हम लोग यूनिट 2 कर रहे हैं, जिसमें हम लोग रिसर्च मेथडोलॉजी पार्ट थर्ड आज करने वाले हैं। सो 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग ऑल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। गुड इवनिंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रिसर्च मेथडोलॉजी पार्ट थर्ड। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो इंडक्टिव वर्सेस डिडक्टिव रीजनिंग अप्रोच आता है। ठीक, इंडक्टिव वर्सेस डिडक्टिव रीजनिंग अप्रोच। सो इसमें देखते हैं सबसे पहले इंडक्टिव और डिडक्टिव रिसर्च अप्रोच क्या होता है। ठीक, द मेन डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग इज दैट इंडक्टिव रीजनिंग एम्स एट डेवलपिंग अ थ्योरी while deductive reasoning aims at testing an existing theory। ठीक, तो सबसे मेन डिफरेंस दोनों में क्या होता है, इंडक्टिव और डिडक्टिव रिसर्च में सबसे मेन डिफरेंस क्या होता है। सो मेन डिफरेंस इसमें ये होता है कि इंडक्टिव रीजनिंग का मकसद होता है थ्योरी को डेवलप करना, जबकि डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है जो पहले से थ्योरी मौजूद है उसको टेस्ट करना। ठीक, जो पहले से थ्योरी मौजूद है उसको टेस्ट करना। तो इंडक्टिव का मकसद होता है थ्योरी को डेवलप करना, और डिडक्टिव का मतलब होता है जो पहले से थ्योरी मौजूद है उसको टेस्ट करना। ठीक, तो ये दोनों इंडक्टिव और डिडक्टिव रिसर्च अप्रोच में ये बेसिक डिफरेंस होता है। ठीक, एक थ्योरी डेवलप करने के लिए होती है और एक थ्योरी को टेस्ट करने के लिए होती है। अगमनात्मक बनाम निगमनात्मक अनुसंधान दृष्टिकोण क्या होता है। तो अगमनात्मक बनाम निगमनात्मक अनुसंधान दृष्टिकोण होता है इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग के बीच मुख्य अंतर ये है कि इंडक्टिव रीजनिंग का उद्देश्य एक सिद्धांत विकसित करना है। ठीक, तो इंडक्टिव जो रीजनिंग है यानी कि जो अगमनात्मक है, उसका क्या मतलब होता है, वो उसका उद्देश्य होता है, जो अगमनात्मक अनुसंधान दृष्टिकोण है उसका मकसद होता है, उसका उद्देश्य होता है सिद्धांत को विकसित करना। जबकि जो निगमनात्मक अनुसंधान दृष्टिकोण होते हैं उसका उद्देश्य होता है जो पहले से सिद्धांत मौजूद है, यानी कि जो मौजूदा सिद्धांत है उसका परीक्षण करना होता है। ठीक, उसका परीक्षण करना होता है। ठीक, तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है अब अगमनात्मक और निगमनात्मक में। कि अगमनात्मक जो है उसका उद्देश्य होता है सिद्धांत को विकसित करना, जबकि जो निगमनात्मक है उसका उद्देश्य होता है जो पहले से मौजूद सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों का परीक्षण करना। ठीक, कि वो सही है कि नहीं। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे वर्ड्स में देखा जाए तो इंडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन टू ब्रॉड जनरलाइजेशन। तो स्पेसिफिक रीजनिंग क्या करती है, ये मूव करती है फ्रॉम जो इंडक्टिव रीजनिंग है वो क्या करती है, ये मूव करती है फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन टू ब्रॉड जनरलाइजेशन। पहले स्पेसिफिक चीजों को स्टडी करती है, फिर उसको ब्रॉडर जनरलाइज कर दिया जाता है। ठीक, डिडक्टिव रीजनिंग वर्क्स द अदर वे अराउंड। जबकि डिडक्टिव रीजनिंग क्या है, पहले जनरलाइजेशन करती है, जनरल टर्म को देखती है, फिर उसके बाद जो है स्पेसिफिक टर्म्स पे वो जनरलाइज करती है। ठीक,
दूसरे शब्दों में अगमनात्मक तर्क विशिष्ट टिप्पणियों को से व्यापक सामान्यीकरण की ओर बढ़ता है। ठीक, तो विशिष्ट टिप्पणियों को लेकर जो है उसको व्यापक सामान्यीकरण करता है, लेकिन जो डिडक्टिव यानी कि निगमनात्मक जो अनुसंधान है वो क्या करता है, वो दूसरे तरीके से काम करता है। वो पहले जो है जो व्यापक सामान्यीकरण टिप्पणियां हैं उसको लेता है, फिर विशिष्ट चीजों के बारे में बताता है। ठीक, तो इसको अगर एक बेसिक एग्जांपल से हम लोग समझें तो जनरली स्वान का एग्जांपल दिया जाता है। ठीक, स्वान का एग्जांपल ना देते हुए मैं क्रो का एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक, क्रो का एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं तो क्रो मतलब क्या होता है, कौवा। ठीक, अब आपने एक फर्स्ट क्रो देखा, जब आपने फर्स्ट क्रो देखा तो आपको रिजल्ट मिला कि फर्स्ट क्रो का जो कलर है वो क्या है, ब्लैक। सेकंड क्रो जब आपने देखा तो इसका भी कलर आपको क्या मिला, ब्लैक मिला। ठीक, थर्ड क्रो आपने देखा, इसका भी कलर आपको क्या मिला, ब्लैक मिला। ठीक, अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, पहले को देखा, दूसरे को देखा, तीसरे को देखा, तीनों में आपका सेम रिजल्ट आ रहा है। तो आपने क्या कह दिया लास्ट में, ऑल क्रो आर ब्लैक, सारे कौवे जो है वो क्या है, ब्लैक, क्योंकि आपने तीन को देखा। ठीक, तो ऐसे आप स्पेसिफिक चीजों को देखकर जनरलाइजेशन करते हैं तो उसको इंडक्टिव रीजनिंग कहा जाता है। जब स्पेसिफिक चीजों को देखकर जनरलाइजेशन किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको इंडक्टिव रीजनिंग कहा जाता है। ठीक, जब आप स्पेसिफिक चीजों को देखकर जनरलाइज करते हैं तो उसको स्पेसिफिक रीजन, जैसे कि आपने पहला क्रो देखा, पहला कौवा देखा काला है, दूसरा कौवा काला है, तीसरा कौवा काला है, लेकिन उसके बाद लास्ट में आपने उसको जनरलाइज करके क्या लिख दिया, ऑल क्रो आर ब्लैक। ठीक, तो ये पहले आपने विशिष्ट टिप्पणियां की, फिर उसको जो है व्यापक सामान्यीकरण कर दिया। दूसरी तरफ अगर हम डिडक्टिव यानी कि निगमनात्मक की तरफ देखते हैं तो सबसे पहले आपको जो थ्योरी पहले से डेवलप हो चुके, अब ये क्या था, एक थ्योरी थी कि आपने तीन चीजों की स्टडी करने के बाद एक थ्योरी दे दी कि सारे कौवे जो है वो ब्लैक होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आपको थ्योरी मिल गई, ऑल क्रो और ब्लैक। निगमनात्मक में क्या होता है, आप थ्योरी को टेस्ट करते हैं, ऑल ऑल क्रो आर ब्लैक, ये आपको थ्योरी मिल गई। अब आपको टेस्ट करना है, अब आपको ये चीजें टेस्ट करना है। तो आपने पहला देखा तो आपने कह दिया कि पहला आपने देखा तो वो भी आपको ब्लैक मिला। ठीक, दूसरा देखा वो भी ब्लैक मिला, तीसरा देखा वो भी ब्लैक मिला। फिर आप कहेंगे कि हाँ जो थ्योरी है वो सही है, जब तक आपको कोई व्हाइट क्रो नहीं मिल जाता तब तक वो थ्योरी सही होगी। ठीक, तो ये होता है निगमनात्मक यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग। अब आपको जब पता हो कि ऑल क्रो और ब्लैक, तब आप स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट टिप्पणी कैसे करेंगे या स्पेसिफिक रिजल्ट कैसे देंगे। तो आपने कह दिया पहला देखा ब्लैक है, दूसरा देखा ब्लैक है, तीसरा देखा ब्लैक है, और आप ये समझ रहे हैं कि एक थ्योरी दी हुई है कि ऑल क्रो और ब्लैक। तो आपको टेस्ट किया, आपने टेस्ट में आपकी थ्योरी सही निकली। तो अगर आपको कहा जाए कि एक्स क्रो जो है वो, एक्स क्या है, एक क्रो है, तो आप आसानी से वो कह सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं कि हाँ अगर वो एक्स जो है वो क्रो है तो वो भी ब्लैक होगा। ठीक, जो एक्स है वो अगर क्रो है तो वो भी ब्लैक होगा। ठीक, समझ में आया इंडक्टिव और डिडक्टिव, अगमनात्मक और निगमनात्मक क्या होता है। बोथ अप्रोचेज आर यूज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ रिसर्च, अलग अलग टाइप्स ऑफ रिसर्च में दोनों अप्रोचेज यूज किए जाते हैं। दोनों दृष्टिकोण का उपयोग विभिन्न प्रकार और शोधों में किया जाता है। ठीक, इंडक्टिव रिसर्च अप्रोच। अब इंडक्टिव रिसर्च अप्रोच को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं कि क्या होता है इंडक्टिव रिसर्च अप्रोच। व्हेन देयर इज लिटिल नो एग्जिस्टिंग लिटरेचर, तो अब इसका यूज कैसे होता है। ठीक, जब आपको कोई भी मतलब बहुत कम लिटरेचर मौजूद हो या कोई भी लिटरेचर मौजूद ना हो, किसी भी टॉपिक पे अगर कोई भी लिटरेचर ना मिल रहा हो, जैसे कल किसी ने पूछा था कि अगर बहुत कम लिटरेचर हो तब क्या करेंगे। ठीक, लेकिन अगर कोई भी लिटरेचर ना हो तब क्या करेंगे, तब आप इंडक्टिव रिसर्च अप्रोच अपनाते हैं। ठीक, जब जहाँ पे कोई भी
लिटरेचर अवेलेबल ना हो या कोई नॉलेज अवेलेबल ना हो उस टॉपिक से रिलेटेड, या बहुत लिटिल नॉलेज हो, तो उस वक्त आप जो है इंडक्टिव रिसर्च अप्रोच करते हैं। ठीक, इट इज कॉमन टू परफॉर्म इंडक्टिव रिसर्च बिकॉज देयर इज नो थ्योरी टू टेस्ट। तो ये कॉमन है कि मतलब अगर कोई चीज, किसी चीज के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है तो आप इंडक्टिव रिसर्च करेंगे, क्योंकि कोई थ्योरी नहीं है कि आप उसको टेस्ट कर सकें, डिडक्टिव यूज कर सकते। पहले थ्योरी बनाएंगे फिर डिडक्टिव को यूज करेगा ना, पहले थ्योरी जरूरी है, तो थ्योरी है ही नहीं, तो इसीलिए आपको इंडक्टिव रिसर्च अप्रोच की तरफ जाना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला ना कि कोई टेस्ट करने जा रहा है कि क्रो का कलर क्या होता है, तो उसको पता ही नहीं है, उस कहीं पे उसको दिखा ही नहीं। सपोज कर रहे हैं हम लोग, वैसे तो सबको दिखता है, सपोज कर रहे हैं कि वो स्टडी करने जा रहा है, उसके बारे में उसको कुछ नहीं पता है, उसको कहीं से लिटरेचर भी अवेलेबल नहीं है, कुछ नहीं। उसने पहला देखा ब्लैक मिला, दूसरा देखा ब्लैक मिला, तीसरा देखा ब्लैक मिला, लास्ट में वो उसने जनरलाइज कर दिया कि ऑल क्रो आर ब्लैक। अब यहाँ पे नॉलेज अवेलेबल हो गई, अब आप इंडक्टिव नहीं यूज कर सकते, अब आप डिडक्टिव रीजनिंग यूज करेंगे। ठीक, तो जब कोई भी नॉलेज अवेलेबल ना हो या बहुत लिटिल नॉलेज अवेलेबल हो, उस टॉपिक पे बहुत कम लिटरेचर अवेलेबल हो, तो वहां पे जो है इंडक्टिव रिसर्च अप्रोच किया जाता है। ठीक, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। आगमनात्मक अनुसंधान दृष्टिकोण क्या होता है? जब किसी विषय पर बहुत कम या कोई मौजूदा साहित्य नहीं होता है। ठीक, तो या तो बहुत कम होगा या कोई भी मौजूदा साहित्य नहीं होगा, तो उस वक्त जो है आप आगमनात्मक अनुसंधान दृष्टिकोण को अपनाते हैं। तो आगमनात्मक शोध करना आम बात है, क्योंकि परीक्षण करने के लिए कोई सिद्धांत नहीं है। अगर कोई सिद्धांत होता तब आप जो है निगमनात्मक अनुसंधान दृष्टिकोण लगा सकते थे, लेकिन चूंकि नहीं है इसीलिए आप नहीं लगा सकते। तो जब कोई भी साहित्य मौजूद ना हो या बहुत कम साहित्य मौजूद हो, तब उस वक्त जो है आप जो है आगमनात्मक अनुसंधान दृष्टिकोण को अपनाते हैं, इंडक्टिव रिसर्च अप्रोच को अपनाते हैं। ठीक, कोई भी लिटरेचर अवेलेबल ना हो या मतलब बहुत कम नॉलेज हो उस टॉपिक से रिलेटेड, तब आप जो है इंडक्टिव रिसर्च अप्रोच को लगाते हैं। द इंडक्टिव अप्रोच कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेजेस। अब इंडक्टिव अप्रोच में कौन कौन से स्टेजेस होते हैं ये देख लीजिए। आगमनात्मक अनुसंधान दृष्टिकोण में कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, कौन कौन से चरण होते हैं, वो देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आता है, एक मिनट, अच्छा इसका ट्रांसलेशन नहीं हो पाया है, ये रिपीट हो गया पहले वाले की तरह, तो मैं इसको ट्रांसलेट करके अपलोड कर दूंगा। ठीक, तो जो स्टेजेस हैं इंडक्टिव रिसर्च में, सबसे पहले होता है ऑब्जर्वेशन करना। ठीक, सबसे पहले आप ऑब्जर्व करते हैं, देखभाल करते हैं। ठीक, जैसे हमने क्रो का एग्जांपल दिया, तो आप क्रो को पहले देखेंगे ना कि क्रो का कलर क्या है। ठीक, तो ये क्या है, आपका ऑब्जर्वेशन है एक तरह का। सीकिंग पैटर्न, उसके बाद आप पैटर्न देखते हैं। पैटर्न देखते हैं मतलब कि पहले तो आपने एक को लाके ऑब्जर्व किया कि अच्छा उसका कलर क्या है, ठीक, या वो किस तरह से दिखता है, कितने पैर हैं, क्या है, किस तरह की उसकी बनावट है, ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। ठीक, फिर उसके बाद पैटर्न देख रहे हैं। पैटर्न क्या है, अगर सारे ब्लैक मिल रहे हैं तो एक पैटर्न बन गया ना कि सारे ब्लैक होंगे। ठीक, तो इसी को पैटर्न कहा जाता है। डेवलपिंग अ थ्योरी और जनरल प्रिलिमिनरी कंक्लूजन। ठीक, उसके बाद आप थ्योरी को डेवलप करते हैं। पहले ऑब्जर्व करेंगे, फिर पैटर्न देखेंगे, फिर उसके बाद थ्योरी को डेवलप करेंगे। तो पहले आप देखेंगे, देखभाल करेंगे। ठीक, उसके बाद जो है देखेंगे कि क्या पैटर्न है। ठीक, पैटर्न मतलब कि हिंदी में क्या कहेंगे इसको, पैटर्न कहेंगे कि तरीके क्या हैं, किस तरीके से सारी चीजें हो रही हैं। जैसे सारे काले हैं, ठीक, सारे क्रो जो है, सारे कौवे जो है वो काले हैं। ठीक, तो एक तरह से आपको पैटर्न मिल जाएंगे। उसके बाद जो है आप जो है क्या करते हैं, सिद्धांत को डेवलप करते हैं, सिद्धांत को बनाते हैं। लिमिटेशन ऑफ इंडक्टिव अप्रोच। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, इंडक्टिव अप्रोच की लिमिटेशन क्या है, ठीक, मतलब कि इसमें कमियां क्या हैं, एक आगमनात्मक दृष्टिकोण की सीमाएं क्या होती हैं, यानी कि उसमें कमियां क्या होती हैं। तो a conclusion drawn on the basis of an inductive method can never be fully proven। ठीक, तो एक कंक्लूजन जो ड्रॉ किया है आपने इंडक्टिव रिसर्च अप्रोच के बेसिस पे, इंडक्टिव मेथड के बेस पे, उसको आप पूरी तरीके से प्रूफ नहीं कर सकते। ठीक, उसको आप पूरी तरीके से प्रूफ नहीं कर सकते। इसका बेस्ट एग्जांपल वही है, ठीक,
कि आपने पहला देखा ब्लैक मिला, दूसरा क्रो देखा ब्लैक मिला, तीसरा क्रो देखा ब्लैक मिला, लेकिन आपने 3 देखकर उसके बाद कंक्लूजन बना दिया, या आपने 30 देखकर या 300 देखकर आपने कंक्लूजन बना दिया, लेकिन आपने सारे को तो देखा नहीं ना, तो सारे क्रो के बारे में नहीं बता सकते पूरी तरीके से। इसीलिए आप जो है इसको फुली प्रूफ नहीं कर सकते। आप एक सिद्धांत दे सकते हैं, एक थ्योरी दे सकते हैं कि मे बी ऑल क्रो और ब्लैक, लेकिन जब तक आपको कोई व्हाइट नहीं दिखता तब तक आपकी थ्योरी जो है वो सही होगी। ये इंडक्टिव रिसर्च का एक मतलब बहुत ही कहेंगे बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट लिमिटेशन है कि मतलब इंडक्टिव रिसर्च अगर आप करते हैं तो आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। ठीक, मतलब आपने पैटर्न देख लिया, सारी चीजें देख ली, पैटर्न देख लिया, पैटर्न के बेस पे आपने जनरलाइज किया, लेकिन आपने सारे को तो ऑब्जर्व किया नहीं है। जब तक आप सारे क्रो को ऑब्जर्व नहीं करते हैं तब तक आप एकदम श्योर होके नहीं कह सकते ना कि ऑल क्रो और ब्लैक। हो सकता है कि आपने जितने को देखा उतनी ब्लैक मिले हो आपको। ठीक, हाउएवर इट कैन बी इनवैलिडेटेड। ठीक, और इसको इनवैलिडेट किया जा सकता है। क्यों? मैंने कहा कि जैसे ही आपको एक व्हाइट क्रो मिल जाता है, ये थ्योरी आपकी पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक, तो जब तक नहीं मिल रहा है कोई व्हाइट क्रो तब तक तो सही है। जैसे अगर आप इंडिया में रिसर्च कर रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि जो हाथी होता है वो क्या है, ब्लैक होता है। ठीक, तो आप यहाँ पे जितने भी देखेंगे वो ब्लैक ही मिलेंगे, लेकिन व्हाइट तो हाथी भी होता है ना। तो अगर कोई ऐसी रिसर्च कर रहा है इंडिया में और वो हाथी के ऊपर कर रहा है कि हाथी मतलब हाथी का कलर क्या होता है, ठीक, तो वो कंक्लूजन पे पहुंच सकता है कि ऑल एलिफेंट आर ब्लैक, लेकिन ये उसका कंक्लूजन रॉन्ग होगा। हम यहाँ पे ही यहीं पे ही प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि व्हाइट एलिफेंट भी होते हैं। ठीक, एक अगमनात्मक दृष्टिकोण की सीमाएं क्या होती हैं? अगमनात्मक विधि के आधार पर निकाला गया निष्कर्ष कभी भी पूरी तरह से सिद्ध नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो इसको कभी भी पूरी तरह से सिद्ध नहीं किया जा सकता है, हालांकि इसे अमान किया जा सकता है। हालांकि मतलब इसको अमान किया जा सकता है, तो आप पूरी तरह से सिद्ध नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने बताया ना कि आप सारे को तो ऑब्जर्व किए नहीं है कि आप सिद्ध करके बता दें कि हाँ सारे जो है जो हमने रिजल्ट निकाला वो सारे उस पर अप्लाई हो रहा है और सही भी है। सही भी है नहीं कह सकते, अप्लाई तो हो रहा है लेकिन सही है ये नहीं कह सकते। मैंने वही बोला कि जब तक एक व्हाइट एक सफेद कौवा नहीं मिल जाता आपको तब तक आपकी थ्योरी सही है, लेकिन जैसे ही वो मिल गया आपकी थ्योरी जो है वो अमान हो जाए। ठीक, तो ये अगमनात्मक दृष्टिकोण का एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सीमाएं है, मतलब कि एक समझिए कि एक नेगेटिव पॉइंट है उसका। ठीक, डिडक्टिव रिसर्च अप्रोच किस काम में आता है, कब आप यूज करते हैं डिडक्टिव रिसर्च अप्रोच को? निगमनात्मक अनुसंधान दृष्टिकोण को कब यूज करते हैं आप? When conducting deductive research, you always start with the theory. जब आप डिडक्टिव रिसर्च करते हैं तो आप क्या थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है कि कोई थ्योरी होना। अगर कोई थ्योरी नहीं है तो आप डिडक्टिव रिसर्च अप्रोच नहीं लगा सकते। ठीक, दिस इज यूजुअली द रिजल्ट ऑफ इंडक्टिव रिसर्च। अब ये जो थ्योरी क्या है, ये इंडक्टिव रिसर्च से ही आती है। तो आप ये कह सकते हैं कि डिडक्टिव रिसर्च जो है वो रिजल्ट है इंडक्टिव रिसर्च का। ठीक, निगमनात्मक शोध करते समय आप हमेशा एक सिद्धांत से शुरुआत करते हैं, तो जब तक सिद्धांत नहीं होगा तब तक जो है आप जो है निगमनात्मक अनुसंधान दृष्टिकोण नहीं लगा सकते। ये आमतौर पर अगमनात्मक अनुसंधान का परिणाम होता है, क्योंकि अगमनात्मक अनुसंधान से ही सिद्धांत बनता है, और अगर सिद्धांत नहीं होगा तो निगमनात्मक अनुसंधान दृष्टिकोण आप नहीं लगा सकते। ठीक, reasoning deductively means testing these theories। ठीक, तो रीजनिंग डिडक्टिवली मतलब ही होता है कि थ्योरीज को टेस्ट करना। रिमेंबर दैट इफ देयर इज नो थ्योरी एट यू कैन नॉट कंडक्ट डिडक्टिव रिसर्च। तो मैं पहले ही बता चुका कि अगर कोई भी थ्योरी नहीं है तो आप डिडक्टिव रिसर्च को कंडक्ट नहीं कर सकते। ठीक, क्योंकि डिडक्टिव रिसर्च जो है वो सबसे पहले उसकी नीड क्या होती है? सबसे पहली नीड होती है कि कोई थ्योरी होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ही होता है थ्योरी को टेस्ट करना। ठीक, तो जब तक थ्योरी नहीं होगी तब तक आप किसको टेस्ट करेंगे? निगमनात्मक रूप से
तर्क करने का अर्थ है इन सिद्धांतों का परीक्षण करना। याद रहे कि यदि अभी तक कोई सिद्धांत नहीं है तो आप निगमनात्मक शोध नहीं कर सकते। ठीक, तो मतलब जो भी सिद्धांत है उनका परीक्षण करना, ये निगमनात्मक रूप का जो है वो तर्क है। लेकिन अगर कोई भी सिद्धांत नहीं है तो आप जो है निगमनात्मक शोध नहीं कर सकते। ठीक, क्योंकि सिद्धांत को ही परीक्षण करना है। अगर सिद्धांत ही नहीं है तो परीक्षण कैसे करेंगे उसका। द डिडक्टिव रिसर्च अप्रोच कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेजेस। तो डिडक्टिव रिसर्च अप्रोच जो है इसमें कितने स्टेजेस होते हैं? 4 स्टेज होते हैं। तो ये निगमनात्मक अनुसंधान दृष्टिकोण है। ठीक है, इसको कटौती कटौतीत्मक अनुसंधान दृष्टिकोण को में 4 चरण होते हैं। ठीक, दोनों कह सकते हैं आप। ठीक, वैसे आमतौर पे जो यूज होता है वो निगमनात्मक ही होता है। ठीक, स्टार्ट विद एन एग्जिस्टिंग थ्योरी एंड क्रिएट अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो आप जो पहले से थ्योरी मौजूद है वहां से स्टार्ट करते हैं और एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो देखते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट जैसे आपने ये थ्योरी देखा कि ऑल क्रो आर ब्लैक, आर क्रो आर ब्लैक। ठीक, ये आपकी थ्योरी है कि सारे कौवे जो है वो काले हैं। एक मौजूदा सिद्धांत के साथ प्रारंभ करें और समस्या का कथन बनाएं। समस्या कैसे देखेंगे? अब यहाँ पे आपकी जो समस्या निकलेगी कि इज इट ट्रू दैट ऑल क्रो आर ब्लैक? क्या ये सही है कि सारे कौवे जो है वो ब्लैक होते हैं? ठीक, तो ये आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया। तो आपने यहाँ पे थ्योरी पढ़ा और उससे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट तैयार कर ली। ठीक, तो यही है, पहले आप थ्योरी पढ़ेंगे उसके बाद एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट तैयार करेंगे। पहले आप जो मौजूदा सिद्धांत हैं उससे प्रारंभ करेंगे और एक समस्या कथन बनाएंगे। ठीक, फिर दूसरे स्टेज में क्या करेंगे आप? फॉर्मुलेट अ फाल्सिफिएबल हाइपोथेसिस। फिर आप जो है एक फाल्सिफिएबल हाइपोथेसिस बनाएंगे, मतलब कि जिसको फाल्सिफाई किया जा सके, मतलब जो थ्योरी है उसको फाल्सिफाई किया जा सके बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग थ्योरी। जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है उसी के बेस पे। ठीक, जो पहले से मौजूद थ्योरी है उसी के बेस पे। 1 मिनट। सो फॉर्मुलेट अ फाल्सिफिएबल हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग थ्योरी। मौजूदा सिद्धांत के आधार पर एक झूठी परिकल्पना तैयार करें। ठीक, झूठी परिकल्पना नहीं कहेंगे यहाँ पे, झूठ साबित करने वाली। झूठ साबित करने वाली परिकल्पना तैयार करेंगे, मतलब कि जो उस थ्योरी को फॉल्सिफाई कर सके, ये बता सके कि ये सही नहीं है। 1 मिनट, शायद नेटवर्क इशू आ रहा है कुछ। वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है?
ओके, कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा बीच में। ठीक। फॉर्मुलेट अ फॉल्सिफिएबल हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग थ्योरी, मौजूदा सिद्धांत के आधार पर एक झूठी परिकल्पना तैयार करना। कलेक्ट डाटा टू टेस्ट हाइपोथेसिस, उसके बाद जो है आप डाटा को कलेक्ट करते हैं हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। मतलब कि अब आप सारे क्रो को देखेंगे जाकर, वहां से आप डाटा निकाल के अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे। परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए डेटा एकत्रित करना, ये तीसरा स्टेज आता है। उसके बाद एनालाइज एंड टेस्ट द डाटा, डिसाइड वेदर यू कैन रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ठीक, तो पहले जो है आप एनालाइज करते हैं और टेस्ट करते हैं डाटा को, और उसके बाद आप देखेंगे कि क्या आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक। नल हाइपोथेसिस को आप नल हाइपोथेसिस ही टेस्ट की जाती है, ये याद रखिएगा कि कभी भी जब हम रिसर्च में टेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस की, तो हमेशा नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। तो नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, इसीलिए उसी को रिजेक्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे। तो नल हाइपोथेसिस होती क्या है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ ना, ऑल क्रो आर ब्लैक, ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी। ठीक। तो हम बनाएंगे ऑल क्रो आर नॉट ब्लैक। ठीक, तो ये हमारी नल हाइपोथेसिस हो जाएगी। अब इसको हम लोग जो है रिजेक्ट करेंगे जाकर, इसको हम लोग रिजेक्ट करेंगे। डेटा का विश्लेषण और परीक्षण करें। तय करें कि क्या आप असक्त परिकल्पना को स्वीकार कर सकते हैं। फिर आप तय करेंगे कि क्या आप असक्त परिकल्पना को स्वीकार कर सकते हैं या नहीं। ठीक। लिमिटेशन ऑफ डिडक्टिव अप्रोच, अब डिडक्टिव अप्रोच के लिमिटेशंस कौन कौन से होते हैं। सो हम लोग देखेंगे डिडक्टिव अप्रोच में जो लिमिटेशंस होती हैं। द कंक्लूजन ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग कैन ओनली बी ट्रू इफ ऑल प्रीमिसेस सेट इन डिडक्टिव स्टडी आर ट्रू एंड द टर्म्स आर क्लियर। ठीक, तो अगर जो इंडक्टिव रिसर्च में, इंडक्टिव स्टडी में सारे प्रीमाइसेस सही होंगे, तभी आपके डिडक्टिव रीजनिंग में जो प्रीमाइसेस हैं वो सही होंगे, नहीं तो नहीं सही होंगे। मतलब कि अगर थ्योरी सही होगी, तभी आपकी जो प्रीमाइसेस हैं डिडक्टिव अप्रोच में वही सही हो सकती है, क्योंकि आपकी जो पूरी रिसर्च है वो इंडक्टिव स्टडी के बेस पे ही है, उसी को आप सही या गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रीमाइसेस का सही होना या गलत होना ये इंडक्टिव रिसर्च पे ही डिपेंड करता है। ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है डिडक्टिव अप्रोच की। एक कटौतीतात्मक दृष्टिकोण की सीमाएं क्या होती हैं। ठीक, यानी कि निगमनात्मक दृष्टिकोण की सीमाएं क्या होती हैं। निगमनात्मक तर्क का निष्कर्ष तभी सत्य हो सकता है जब आगमनात्मक अध्ययन में निर्धारित सभी परिसर सत्य हो और शर्त स्पष्ट, ठीक, शर्तें स्पष्ट हो। तो अगर आप इसको टेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले निगमनात्मक तर्क का जो निष्कर्ष है वो तभी सही हो सकता है जब आगमनात्मक अध्ययन में निर्धारित सभी परिसर सत्य हों और शर्तें स्पष्ट हों, तभी वो सही हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे पूरा चार्ट बना हुआ है, इससे आप समझने की कोशिश करिए। इंडक्टिव वर्सेस डिडक्टिव रीजनिंग। अब यहाँ पे इंडक्टिव रीजनिंग दिया हुआ है। सबसे पहले आप स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से चलते हैं, फिर पैटर्न रिकॉग्निशन करते हैं, फिर पैटर्न देखते हैं कौन सा पैटर्न है, फिर उसके बाद आप उसको जनरल कंक्लूजन पे आते हैं। ठीक। और डिडक्टिव में सबसे पहले आप एग्जिस्टिंग थ्योरी को देखते हैं, फिर एक हाइपोथेसिस को का फॉर्मुलेशन करते हैं, फिर डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर डाटा को एनालाइज करते हैं, फिर उसके बाद चाहे उस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे। थैंक यू ऑल। उसके बाद देखते हैं फैक्ट क्या होता है। फैक्ट, अ फैक्ट इज एन इंडिस्प्यूटेबल ऑब्जर्वेशन ऑफ अ नेचुरल और सोशल फेनोमेना। ठीक।
फैक्ट क्या है? एक इनडिस्प्यूटेबल ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरल और सोशल फिनोमेना। कोई भी नेचुरल या सोशल फिनोमेना जिसको जो इनडिस्प्यूटेबल हो, ठीक, मतलब कि जिसको आप रिजेक्ट ना कर सकते। जैसे कि अगर कोई कहे कि सनराइज ऑन द ईस्ट, ठीक, सूरज जो है वो पूरब से निकलता है, ठीक, इन द ईस्ट, तो सूरज जो है पूरब से निकलता है, ये इनडिस्प्यूटेबल है, सारे लोग इसको मानेंगे, कोई इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो ऐसे फिनोमेना को क्या कहा जाता है? फैक्ट कहा जाता है, ठीक। ऐसे फिनोमेना जो इनडिस्प्यूटेबल है उसको फैक्ट कहा जाएगा, जिस जो मतलब पूरी तरीके से ट्रू। वी कैन सी इट डायरेक्टली एंड शो इट टू अनदर। हम मतलब डायरेक्टली उसको देख सकते हैं और दूसरे को दिखा भी सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक कहते हैं कि सनराइज इन द ईस्ट, तो आप देख सकते हैं खुद और दूसरे को भी दिखा सकते हैं कि देखो सनराइज इन द ईस्ट, ठीक। तथ्य क्या होता है? एक तथ्य एक प्राकृतिक या सामाजिक घटना का एक निर्विवाद अवलोकन है, ठीक। तो छूट गया तो बाद में आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं। एक तथ्य एक प्राकृतिक या सामाजिक घटना का एक निर्विवाद अवलोकन, ठीक। तो प्राकृतिक और सामाजिक घटना का निर्विवाद अवलोकन है। निर्विवाद मतलब कि जिसमें कोई विवाद ना हो। जैसे हम कहें कि सूरज जो है वो पूरब से निकलता है, तो ये तथ्य है, ठीक। इसको कोई मतलब झुटला नहीं सकता, ये निर्विवाद है, ठीक। हम इसे प्रत्यक्ष देख सकते हैं और दूसरों को दिखा सकते हैं। तो ये हम खुद देख सकते हैं और दूसरे को दिखा भी सकते हैं, तो इसी को तथ्य कहा जाता है। उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या होता है? In scientific research, concepts are the abstract ideas or phenomena that are being studied. ठीक, तो कॉन्सेप्ट और जो कॉन्सेप्ट क्या है वो क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या फिनोमेना है जो स्टडी किया जाता है, ठीक। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो वास्तव में है कि नहीं है इसका कोई पता नहीं है, ठीक। और आप ना इसको देख सकते हैं ना दूसरे को दिखा सकते हैं। जैसे एजुकेशनल अचीवमेंट, एजुकेशनल अचीवमेंट वैज्ञानिक अनुसंधान में अवधारणाएं अमूर्त विचार या घटनाएं हैं जिसका अध्ययन किया जा रहा है, जैसे शैक्षिक उपलब्धि, ठीक। तो ये अमूर्त विचार होती हैं, ठीक। थ्योरी क्या होती है? थ्योरी इज वेल एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स दैट हैज बीन डेवलप्ड टू एक्सप्लेन सम एस्पेक्ट ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। नेचुरल या सोशल वर्ल्ड के कुछ एस्पेक्ट को आप एक्सप्लेन करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स डेवलप करते हैं, ठीक। उसी को थ्योरी कहा जाता है, ठीक। उसी को थ्योरी कहा जाता है। जैसे मैंने जो थ्योरी बताया कि ऑल क्रो आर ब्लैक, तो ये एक थ्योरी हो गई। थ्योरी कैसे होगी कि आपने एक प्रिंसिपल बता दिया उससे रिलेटेड कि जितने भी क्रो होंगे वो ब्लैक होंगे। तो अब आप अगर आपको मतलब नेचुरल वर्ल्ड को क्रो के संबंध में अगर आपको मतलब बताना हो, एक्सप्लेन करना हो, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि ब्लैक होते हैं। सिद्धांत एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है जिसे प्राकृतिक दुनिया के कुछ पहलुओं को समझाने के लिए विकसित किया गया। तो प्राकृतिक दुनिया और आप सामाजिक दुनिया भी कह सकते हैं कि कुछ पहलुओं को समझाने के लिए विकसित किया गया, ठीक है। मैं अभी लास्ट में हेडलाइन पढ़ दूंगा एक बार। Theories arise from repeated observation and testing and incorporates fact, laws, predictions, and tested hypotheses that are widely accepted. Example, rational choice theory, ground theory. तो थ्योरीज क्या कहाँ से आती हैं? रिपीटेड ऑब्जर्वेशन से आती हैं, टेस्टिंग से आती हैं, इनकॉर्पोरेट्स फैक्ट से आती हैं, लॉज प्रिडिक्शन से आती हैं एंड टेस्टेड हाइपोथेसिस से आती हैं, ठीक। और इसको वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है, बहुत सारे लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक। जैसे कि रेशनल चॉइस थ्योरी है, ग्राउंडेड थ्योरी। सिद्धांत बार बार अवलोकन और परीक्षण से उत्पन्न होते हैं और तथ्यों, कानूनों, भविष्यवाणियों और परीक्षण की गई परिकल्पनाओं को शामिल करते हैं जिन्हें व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है,
व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। उदाहरण के लिए तर्क संगत विकल्प सिद्धांत, आधार सामग्री, विश्लेषण विश्लेषण द्वारा बने सिद्धांत। ठीक। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट हाइपोथेसिस का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस कल हम लोग करेंगे, फिर से एक बार देख लेते हैं हाँ हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। क्लास आज यहीं पे लीव करते हैं और कल से क्लासेस 3 से 5 ही होंगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच पढ़ा है, इंडक्टिव और डिडक्टिव रिसर्च अप्रोच, जिसमें हम ये देखते हैं कि इंडक्टिव में हम लोग स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं और डिडक्टिव में जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आते हैं। मतलब कि पहले स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर जनरलाइजेशन करते हैं इंडक्टिव में, और डिडक्टिव में हम लोग थ्योरी टेस्ट करते हैं, पहले जनरलाइजेशन को देखते हैं, फिर स्पेसिफिक कंक्लूजन देते हैं। ठीक। तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा इंडक्टिव डिडक्टिव। इंडक्टिव रिसर्च अप्रोच कहाँ पे यूज होता है? जब कोई भी लिटरेचर अवेलेबल ना हो या बहुत कम लिटरेचर अवेलेबल हो, तब आप इंडक्टिव रिसर्च अप्रोच करते हैं। ठीक। जब कोई भी साहित्य मौजूद ना हो या बहुत कम साहित्य मौजूद हो, तब आप जो है आगमनात्मक अनुसंधान करते हैं। उसके बाद डिडक्टिव अप्रोच इंडक्टिव अप्रोच के स्टेजेस कौन कौन से हैं? ऑब्जर्वेशन, सीकिंग पैटर्न, डेवलपिंग थ्योरी। ठीक। उसके बाद डिडक्टिव अप्रोच लिमिटेशन के बारे में पढ़ा है हम लोगों ने। लिमिटेशन में ये है कि ये फुली प्रूव नहीं होती है, क्योंकि हम सारे जो स्पेसिफिक चीजें हैं, सारी चीजों को हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। ठीक। इस टाइम पे 2 घंटे की क्लास नहीं हो सकती, क्योंकि इसके जस्ट बाद जो है फर्स्ट पेपर की क्लास होती है। ये प्रॉब्लम है। या तो हम लोग 6 to 8 कर ले। 6 पे कोई फर्स्ट पेपर की क्लास है आपकी? डिडक्टिव रिसर्च अप्रोच हम लोगों ने पढ़ा है, निगमनात्मक अनुसंधान दृष्टिकोण। ये कहाँ पे यूज होता है? जब थ्योरी अवेलेबल हो। अगर थ्योरी अवेलेबल नहीं है तो आप डिडक्टिव रिसर्च अप्रोच को यूज नहीं कर सकते। स्टेजेस है इसमें, पहले हम लोग थ्योरी से शुरू करते हैं, फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट डेवलप करते हैं, उसके बाद हाइपोथेसिस को का फॉर्मुलेशन करते हैं, फिर डाटा कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं डाटा को, फिर देखते हैं कि हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है, नल हाइपोथेसिस को। 7 बजे से क्लास होती है। हाँ, ये प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। चलिए मैं बात करके देखता हूँ फिर आज एक बार, अगर कोई ऐसा टाइम मिल जाता है। सुबह के टाइम भी आप लोग बोल रहे नहीं हो पाएगा? लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये है कि इंडक्टिव अप्रोच अगर सही तरीके से हुई होगी, उसके प्रीमाइसेस और टर्म्स सही होंगे, क्लियर होंगे, तभी जो है आप सही रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं। ठीक। फैक्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, फैक्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट या अवधारणाओं के बारे में पढ़ा है क्या होता है, फिर उसके बाद थ्योरीज के बारे में पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे हम लोग 8 से 9। 8 से 10 बजे, फिर 9 बजे भी तो क्लास होती है फर्स्ट पेपर की। 9 बजे भी क्लास है फर्स्ट पेपर की। मॉर्निंग में और लोगों को प्रॉब्लम है।
सो कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट नहीं, सबसे पहले फैक्ट क्या होता है। फैक्ट होता है जिसको जो मतलब इनडिस्प्यूटेबल होता है, इनडिस्प्यूटेबल ऑब्जर्वेशन होता है। जैसे मैंने बोला सन राइज इन द ईस्ट, ये इनडिस्प्यूटेबल है, ये फैक्ट है, आप किसी को दिखा भी सकते हैं, ठीक, खुद भी देख सकते हैं। तो फैक्ट को आप देख भी सकते हैं और दूसरों को दिखा भी सकते हैं, ठीक। तथ्य क्या होते हैं, जो निर्विवाद अवलोकन होते हैं, जिसको आप देख भी सकते हैं और दूसरों को दिखा भी सकते हैं, ठीक। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और फिनोमेना दैट आर बीइंग स्टडीड। एग्जांपल एजुकेशनल अचीवमेंट। वैज्ञानिक अनुसंधान में अवधारणाएं अमूर्त विचार या घटनाएं हैं जिनका अध्ययन किया जा रहा है, जैसे शैक्षिक उपलब्धि। मंडे और ट्यूसडे सिर्फ होती है क्या 9 बजे क्लास? थ्योरीज क्या होती हैं? थ्योरी इज अ वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल दैट हैज बीन डेवलप्ड टू एक्सप्लेन सम एस्पेक्ट ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। ठीक, एक सिद्धांत एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है जिसे प्राकृतिक दुनिया के कुछ पहलुओं को समझाने के लिए विकसित किया गया है। देखते हैं, बात करते हैं, अगर पॉसिबल हो सकता है 8 से 10 तो यही कर देंगे हम, ठीक। अगर 8 से 10 पॉसिबल हो जाएगा तो यही कर देंगे, बेस्ट हो जाएगा। देखते हैं, बात करते हैं। आप लोगों से कल मैंने पूछा था कि आप टेलीग्राम पे बताएं कि अगर ये टाइम सही है कि नहीं, क्योंकि वहां पे जब आप बताएंगे ना तो डिस्कस किया जा सकता है। क्लास में इतना मतलब बात करके डिस्कस करना सही नहीं होता है, ठीक, क्योंकि सिलेबस भी पीछे चल रहा है अभी थोड़ा सा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? ठीक है, फिर लीव करते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।